आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। जमीर सोया MQM में और जागा कमाल ग्रुप में, है ना कमाल की बात। और नबील गबोल की दूरबीन क्या क्या दिखा रही है, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जिस शख्स के नाम पर लोगों ने अपनी जानें दी हैं, वो तो दरअसल खुद इस कौम की लंका ढाने में आगे आगे है। इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी पार्टी शुरू हुई है। मुस्तफा कमाल के काफले में 2 मजीद लोगों का इजाफा या अल्ताफ हुसैन के बागियों में 2 मजीद लोगों का इजाफा। एक ही तरह की बातें, एक ही तरह की शिकायत, एक ही तरह के इल्जामात, जवाब, वजूहात और एक ही तरह की माजरतें। हम खौफजदा थे, जबानें चुप थीं, जमीर सो रहे थे। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी ने अपने ही बनाए हुए देवता की इबादत को छोड़ा, खौफ के बुत को तोड़ा, सोए हुए जमीर को झंझोड़ा और फिर एक एक करके सबने हक की आजान पर लब्बैक कहना शुरू कर दिया। ये वो बातें हैं जो मुस्तफा कमाल की बेनाम पार्टी में शामिल होने वाला हर नया फर्द करता है और MQM इसको स्क्रिप्ट करार दे देती है। एक ऐसा स्क्रिप्ट जो 1992 में भी लिखा गया, इसके बाद इसको दोहराने की कोशिश की जाती रही और अब 2016 में एक बार फिर यही स्क्रिप्ट नए किरदारों के साथ दोहराया जाता रहा है। तो सवाल यह है कि अगर 1992 का स्क्रिप्ट कामयाब नहीं हो सका तो 2016 का स्क्रिप्ट कैसे कामयाब हो जाएगा। आमिर खान और आफाक अहमद की बगावत भी अल्ताफ हुसैन की लीडरशिप को हिला नहीं सकी, तो क्या अब मुस्तफा कमाल एंड कंपनी 9-0 की बुनियादों को हिला सकेंगी या खुद जीरो हो जाएगी। क्या MQM को टाटा बाय बाय कहने वाले भी किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा बन चुके हैं। सवाल ये भी है कि क्या इस बार महाजरों के हुकूक की जो तहरीक है कराची डिफेंस से उठेगी या हमेशा की तरह महाजिर अक्सरियती इलाकों से ही उठेगी, वही उसका मरकज होंगे। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ होंगे अल्ताफ हुसैन के ताज़ा तरीन बागी वसीम आफ्ताब और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे आसिफ अली जरदारी और अल्ताफ हुसैन दोनों की सरपरस्ती में कुछ वक्त गुजारने वाले, दोनों को कुछ न कुछ जानने वाले सरदार नबील गबोल से। लेंगे पहले ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्तफा कमाल ग्रुप के रहनुमा वसीम आफ्ताब। वसीम आफ्ताब साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने ख्यालात का इज़हार करने। जी वसीम आफ्ताब साहब, आपने कहा कि मैं इज्जत नफ्स को मारकर MQM में नहीं रह सकता था। 87 में आपने MQM को ज्वाइन किया और आज से 3 साल पहले तक आप MQM में थे, तो सर उस वक्त ये इज्जत नफ्स कहाँ थी और क्या उस वक्त इज्जत नफ्स ने आपको ये एहसास नहीं दिलाया कि आपके कुछ गलत हो रहा है, आपके आमने सामने दाएं बाएं, उस वक्त कोई एहसास नहीं था इज्जत नफ्स का? देखिए, आपने तो बहुत जल्दी इतना बड़ा सवाल कर लिया। अगर आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो मैंने तो आपसे कहा था कि मैंने आपसे कहा कि मेरी जो भी पार्टी का सफ़र है, मैं एक स्टूडेंट लाइफ से शुरू हुआ, APM से मेरा सफ़र शुरू हुआ और मैं बतदरीज इस पुल से जितना पानी गुजरा है सब मेरी आंखों के सामने, उसका मैं हिस्सा रहा हूँ। ठीक है। और बिल्कुल लॉयल्टी के साथ, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ मैं इसके साथ जुड़ा रहा हूँ। और बतदरीज कारकुन एकदम तो किसी पार्टी के हायर फोरम पे नहीं पहुंच जाता ना। तो जब मैं उस फोरम पर पहुंचा और इस फोरम के अंदर किसी भी एक उससे भी एक फोरम ऊपर फोरम था, उसके अंदर दाखिल हुआ, तो जब जो चीज़ें मेरी वहाँ नॉलेज में आई तो डेफिनेटली फिर उसके बाद ये डिसीजन हुआ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो बेचारा जो आम कारकुन है, इवन के मैं कहता हूँ कि राब्ता कमेटी के मेंबरान और इवन बहुत सारे डिप्टी कन्वीनर इस वक्त तो काफ़ी तादाद में, उनको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। आपकी बात मान लेते हैं वसीम आफ्ताब साहब कि जब तक आप वर्कर एक कारकुन के लेवल पे थे आपको कुछ पता नहीं था या आपके ज़मीर ने करवट नहीं ली थी, लेकिन जब अभी आप भी बता रहे हैं कि आप आला ओहदों पे आए MQM में, तो उस टाइम की वजाहत आप कैसे देंगे या उस वक्त आप हालात को समझने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि 1-2 दिन तो आप नहीं रहे ना, उसमें भी आप एक टाइम रहे इन ओहदों पर। एग्जैक्टली। देखें पारस, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि देखें बात दरअसल ये है कि इंसान बुनियादी तौर पर बहुत कमज़ोर है जी। किसी कोई भी शख्स जो दावा करता है कि वो मजबूत है, तो वो अल्लाह के उस बयान को चैलेंज करा जिसमें उसने कहा कि मैंने इंसान को कमज़ोर बनाया है। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं इस बात का दावा, ना तो मैं पारसा हूँ और ना मैं ताकतवर हूँ, मैं बहुत ज़ईफ हूँ। सर बड़ी अच्छी बात है, आप कह रहे हैं आप डर गए, आप कमज़ोर हैं, लेकिन हक बात कहने में डर कैसा? और इतने अरसे जो हक बात को दिल में छुपा के रखा, दिल में दबा के रखा, तो उस दौरान जो महाजिर कौम के साथ नाइंसाफियां हो गई, ज्यादतियां हो गई वसीम आफ्ताब साहब, उसमें आप अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं ना सर?
मैं वो इसीलिए सबसे पहले मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी है, अपनी लोगों से माफ़ी मांगी है, पूरे पाकिस्तान से माफ़ी मांगता हूँ ठीक कि मैं उस वक्त वो हिम्मत ना जुटा सका, लेकिन ये अल्लाह का मुझ पर करम हो गया कि उसने मुझे इतनी हिम्मत दे दी कि मैं मैदान में आ गया। सर अब आपकी जो बहुत भी अच्छी इस दर्श बात, की सही आप माफी मांग रहे हैं, आपने अल्लाह से माफी मांगी, आपने कौम से माफी मांगी, वसीम आफ्ताब साहब, अगर अब अल्ताफ हुसैन साहब भी ये कहें कि मैं अल्लाह से भी माफी मांगता हूं, मैं कौम से भी माफी मांगता हूं, अब तक जो कुछ हुआ है अब सब कुछ भुला दें और एक नए अज़्म से, एक नए सिरे से काम शुरू करते हैं, फिर आपका ज़मीर क्या कहेगा, ज़मीर की आवाज़ क्या कहेगी? फिर हम भी तो यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो तौबा करें। सबसे पहले तो अल्लाह से तौबा करें कि जितने लोगों ने उनको सच मानकर अपनी ज़िंदगियाँ दे दी, जितने घरों के बच्चे चले गए, लोग तबाह बर्बाद हो गए आपकी सदाकत के, आपको सच अभी भी सच मानते हैं, वो जो लोग अभी जुड़े हुए हैं वो सच मान रहे हैं, आपके लिए कुछ बुरा नहीं सुनना चाहते हैं, सिर्फ आपकी, मैं यही कह रहा हूँ कि वो उनको बेचारों को तो कुछ पता नहीं है। अगर वो अगर कर लें, अल्लाह से माफी मांग लें, आवाम से माफी मांग लें, आप उनकी क़यादत में चले जाएंगे वापस, फिर उनके साथ काम करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर अल्लाह उनको हिदायत दे देता है तो फिर यकीनी तौर पर वो कब हिदायत देता है, हम भी उसकी हिदायत का इंतजार कर रहे हैं ना। हिदायत दे देगा तो हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो इस वजह से तो आए नहीं थे कि भाई हमें कोई वजारतें या सफारतें चाहिए थी, हमें कोई मनसब चाहिए था, मनसब तो सब छोड़ कर आए। ये हिदायत का तयन कौन करेगा कि आपको अल्लाह ने दी है, उनको दी? दावा भाई मैं दावा ये देखें, हिदायत तो यही भाई, हिदायत तो ये है ना कि सिंपली एडमिट कर लें, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि मुझसे गलती हो गई ठीक और मैं हिम्मत नहीं जुटा सका, भाई आप ये एडमिट कर लें कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने ये काम किए, बात खत्म हो गई। क्या इसीलिए अभी तक पार्टी का नाम नहीं रखा आप लोगों ने कि उनको हिदायत मिल जाए अल्लाह की तरफ से, इस बात का आप लोग इंतजार कर रहे हैं? पारस मेरे ख्याल में नाम में तो कुछ नहीं रखा, असल चीज होता है संगीत। अच्छा तो संगीत कैसा लग रहा है उसकी अंदाज आपको होना चाहिए। नाम तो सर वो संगीत तो ऐसा जबरदस्त है आप लोगों के मुताबिक कि जहां बैठे हुए हैं उसके बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं लोगों की, आप बकौल आप लोगों के, इस पे जरा मैं बात करूंगी। लेकिन एक बात ये है कि एमक्यूएम कह रही है कि चंद जमीर फरोशों को तो खरीदा जा सकता है लेकिन इससे एमक्यूएम को खत्म नहीं किया जा सकता। वसीम आफ्ताब साहब, इससे पहले एमक्यूएम ने कहा कि 0+0 जो है वो 0 ही होता है। अब अगर 5 0 भी मिल जाएं या कितने भी 0 मिल जाएं तो उसका जवाब 0 ही होगा। जब तक अगर वैल्यू ऐड करनी है तो 1 लगाना है, दुनिया को दिखाना है तो एक जरा ताकतवर एक बड़ा नाम लगाना है, तो वो कब लगा रहे हैं आप? देखिए मैं ये समझता हूँ कि मैं वो भी सारे मेरे भाई हैं वो, लेकिन मैंने कहा ना कि जब इंसान को कमज़ोर है तो वो अपनी बशरी कमज़ोरियाँ ये तो नहीं कहेगा कि मैं इस वजह से नहीं छोड़ रहा हूँ। उनके वो अपने आईने के सामने खड़े हों और वहाँ उनसे अपने खुद से बात करें कि उन्होंने क्या किया है ज़िंदगी में। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाता। अच्छा। मैं अपने ज़ीरो होने पर तस्लीम करता हूँ, हम ज़ीरो हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अल्लाह एक है और अल्लाह एक है, उसका एक हमारे साथ लग गया है जी। तो जो एक निकले थे वो 200 हो गए, 200 से फिर 300 हो गए, हम 5 हैं तो तकरीबन 1000 तो हो गए ना। सर वैसे हमने एक जो है अल्लाह से ले लिया है, बाकी सारे भाई हैं हम और अल्ताफ भाई जो आपके सबसे बड़े भाई थे अब वो अल्ताफ साहब हो गए हैं। क्या ये ज्यादती नहीं है? क्या एमक्यूएम में किसी को भी कुछ पता नहीं होता? सब कुछ जो है सारी बुराई की जड़ सिर्फ अल्ताफ हुसैन साहब ही हैं आपके ख्याल में? सर देखिए पारस मैंने कहा ना कि हम तो हद्दुल इम्कान कोशिश ये करेंगे कि माहौल जो कराची शहर में बहुत टेंस रही है ना, इस शहर के अंदर खून खराबा हुआ है, इस शहर में माजी में 19 जून 1992 में कर्फ्यू लगा, क्या कुछ नहीं हो गया। लेकिन हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि हम यहाँ किसी से इख्तलाफ इस बुनियाद पे नहीं करेंगे कि भाई वो बड़ा है अच्छा है बुरा है। आप मुल्क से बाहर हैं, अगर वो उन्होंने कुछ करवाना होगा तो वो लोगों के जरिए ही करवाएंगे ना। यही तो मैं कह रही हूँ कि आपने सारी बुराई की जिम्मेदारी अल्ताफ हुसैन पे डाल दी है। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप भाई देखें 1992 में लोगों की नहीं मैं आपसे मरा जो लोग हैं परेशान मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत तकलीफ में है, जिनको पहुंच रही है तकलीफ। तो मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई आप बेफिक्र रहें। ठीक है। 92 में एमपी जो गए थे वो वज़रा बन गए थे। 92 में पूरे यूनिट और सेक्टर के साथ ही जाते थे और अपनी वफादारियां तब्दील कर रहे थे। क्या आपने कोई एक इंसिडेंट कोई इस बीच में देखा? हम कह रहे हैं भाई नहीं, इत्मीनान से आप सफाई करें, रोड साफ करें, क्योंकि 8-10 साल आपने कुछ नहीं किया। आप बिल्कुल करें। हम पारस प्लीज 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दें प्लीज, 1 मिनट, बड़ी इनायत होगी आपसे, बड़ी माजरत के साथ कि देखिए हम इस शहर में जिन लोगों ने एमक्यूएम को वोट नहीं दिया, हम तो अभी उनसे बात कर रहे हैं ना, उन पे काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल इत्मीनान से रहें। ठीक है। हम एमक्यूएम के किसी कारकुन को नहीं कह रहे हैं कि भाई वो छोड़कर आए, वो अपने घर में रहे, इत्मीनान से रहे।
और काम करे, अपने अपने वालिदैन की अपनी तालीम पर तवज्जो दे। जब लोगों की आपने बात की ना, तो इसी पे आ जाती हूँ, बाकी चीजों को छोड़ते हैं। कराची की बात करते हैं। कराची का मैंडेट आपको पता है ना, वो क्या है? वो है उरंगी, कुरंगी, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद, अजीजाबाद वगैरह वगैरह। अब वसीम आफ्ताब साहब, ये कब तक आप लोग डिफेंस में बैठकर एमक्यूएम को चैलेंज करते रहेंगे? सर, इन इलाकों में आपको जाना पड़ेगा ना, तो कब निकलेंगे, कब निकलना शुरू करेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ कि पारस आप यहाँ पर आके देखेंगी तो पता चलेगा कि आवाम का क्या रिस्पांस है। अच्छा, हम अभी डिफेंस में बैठे हैं तो उसकी इतनी तपिश है, जब हम निकलेंगे तो वो भी देखेगा। हम यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आएंगे, हम यहाँ पे बैठेंगे। हमने पूरी लाइफ अपनी पार्टी के अंदर कारकुनों के दरमियान गुजारी है। लेकिन आप जहां पर बैठे हुए हैं ना, कराची के डिफेंस में, जिस घर में आप बैठे हुए हैं ना, पहले दिन से बताया जा रहा है वो घर के बाहर लंबी लंबी लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, लोग आपकी आवाज पर लब्बैक कह रहे हैं। तो बात यही है ना कि वो लंबी लंबी लाइनें नजर भी तो आए, क्या फरिश्तों की लाइनें हैं वो? और दूसरी बात ये कि हैरत की बात नहीं है, अजीब बात नहीं है कि आप डिफेंस के घर में बैठे हुए हैं और एमक्यूएम अवाम में है, वो अपनी मजे से सफाई मुहिम भरपूर तरीके से चला रही है, कचरा साफ कर रही है, कराची का भी और जहनों का भी। बहुत अच्छी, मैंने कहा ना कि देखिए हमारे सिर्फ घर के अंदर बैठने से वो शहर के अंदर तो निकल के आ गए, सफाई मुहिम में चले, कहीं तो एक्टिव हुए। ये बहुत, आप इससे अंदाजा लगा रहे हैं। जब हम निकलेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, ये अल्लाह मालिक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अच्छे काम हो, हम उस काम को बुरा नहीं कर रहे हैं। भाई आलमगीर भी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस तरह भाई शहर के इंटरेस्ट में काम करें ना। क्या हमारा जरूरी है कि हर बात में हम लड़ेंगे ही? अच्छा काम करना है ना, आप लोगों की वेलफेयर के लिए काम करें। हम भी तो यही कह रहे हैं भाई, वेलफेयर के लिए काम करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लड़ें भिड़ें। भाई आपको नहीं आना, एमक्यूएम जहां बिल्कुल ऐसे रहे, लेकिन भाई अच्छे काम भी तो हो सकते हैं ना। सर, वो जो लंबी लंबी लाइनें आप जहां बैठे हुए हैं उस घर के बाहर लगी हुई है ना, तो वो लंबी लंबी लाइनों का असर तो नजर आना चाहिए ना। और असर से मुराद ये है शहर में कि लोग एमक्यूएम से पूछें, उनको झंझोड़ें कि भाई ये क्या कर दिया आपने हमारे साथ, रॉ का एजेंट बना दिया आपने हमें, इस हाल पे पहुंचा दिया आपने हमें। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता होगा। कोई भी तब्दीली जो है ना वो एकदम लम्हा नहीं आ सकती, और जो अचानक जो तब्दीली आती है वो गैर फितरी होती है, वो फौरन ख़त्म भी हो जाती है। हम भी नहीं चाहते हैं कि कामयाबी एकदम आ जाए और आदमी बेकार हो जाए। हम भी इन सारे प्रोसेस को देखना चाहते हैं, गुजरना चाहते हैं। अगर अच्छाई है, बुराई है, जो भी जब तक सामने नहीं आएगी हम भी सीखेंगे नहीं। हमें भी तरबियत की, इस्लाह की ज़रूरत है ना। हम अगर ये कहेंगे भाई हम परफेक्ट लोग हैं, हम बड़ी ज़बरदस्त, नहीं भाई, हम नए लोगों को बुला रहे हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, अपना एक तंजीमी सेटअप बना रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सेटल हुआ। ठीक है। अल्ताफ हुसैन साहब के पास वैसे क्या ख्याल है, वो कौन सा जादू है कि बकौल आपके कि वो कारकुनान को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनकी लाशों पे सियासत करते हैं, फिर भी लोग एमक्यूएम से जुड़े हुए हैं, फिर भी लोग कायद पर मरने और मिटने को तैयार हैं? वो कौन सा मैजिक है उनके पास? देखिए, मैजिक तो यकीनी तौर पे था, लेकिन वो मैजिक कुछ गलतियां हैं। बहरहाल अगर हम पाकिस्तान कि रियासत इस शहर के लोगों के साथ अपना रवैया तब्दील कर देगी तो ये मैजिक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि ये बच्चे जब किसी के घर में खाने को नहीं होगा, जब किसी के घर में अच्छी तालीम नहीं होगी, अच्छी सेहत नहीं होगी, तो वो बहुत जल्दी उस आवाज़ पे लब्बैक कहेगा कि जो उसकी उस कमी को दूर करने की बात करेगा। आप उस बच्चे को जो आज जेल में है, जो मुल्क से बाहर है, दर बदर फिर रहा है, इस अपने ऊपर इल्ज़ाम लिए हुए, जिसको कुछ पता ही नहीं है, अगर हम उसको कॉल करें, उसकी काउंसलिंग करें, हम नहीं, जो दिल चाहे करें, भाई आप उस बच्चे को टेक केयर करें, इस शहर को इसका जायज हक दें। लेकिन सर, क्या आप ये मानते हैं, तब्दीली कहा जाता है कि एमक्यूएम में ना शख्सियतों की कोई अहमियत नहीं है वसीम आफ्ताब साहब, और एमक्यूएम को जो वोट पड़ता है ना, या तो वो महाजिर कौस के ऊपर पड़ता है या फिर अल्ताफ हुसैन के नाम के ऊपर पड़ता है। पहले ये बताएं, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, हम तो, मैं कह रहा हूं ना कि जब तक हमने तो अपनी पूरी जिंदगी उस आदमी को आम आदमी से ऊपर रख के बात की थी ना। तो फिर कैसे जाएंगे उन इलाकों में, कैसे जीतेंगे, कैसे खड़े होंगे, कैसे लोगों को अपनी बातों पर यकीन दिलाएंगे आप? अगर हर इंसान मुश्किल सफर को इसलिए छोड़ दे कि इस रास्ते में बहुत अजदहे हैं, बहुत सांप हैं, ठीक है, तो फिर बताइए कि जिंदगी कैसे हमवार होगी। कुछ लोग अगर इस रास्ते में काम भी आ जाएं, लेकिन अगर ये राह साफ हो जाती है, लोगों को सोचने समझने की समझ मिल जाती है, इस शहर के नौजवान को इज्जत मिल जाती है, हमारी कौम पर लगे हुए इस दाग को धो देते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज में कराची के बच्चे को भी कमीशन ऑफिसर ज्वाइन कर लिया जाता है, हमारे बच्चे भी CSS एग्जाम पास करके पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी में शामिल हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर हमारा खून इस झंडे की हुर्मत पर काम आ जाए, हमारे लिए ऑनर होगा। एमक्यूएम में अहम ओहदों के ऊपर रहे हैं, क्या ये बता सकते हैं कि एमक्यूएम में अलावा अल्ताफ हुसैन के और कौन कौन से बड़े नाम हैं जिन्होंने फायदे उठाए हैं? कौन कौन ये जीरो से हीरो बन गया, बता सकते हैं आप वसीम आफ्ताब साहब?
मेरे ख्याल में पारस देखें, फिर मैंने कहा ना कि हमारा फोकस अभी ये नहीं है छोड़ दूं कि इस बात हम को। पॉइंट स्कोरिंग करें। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बहरहाल जो मेन इशू है उसको एड्रेस कर लिया जाए, जिसको ठीक है। जो समझता है कि वो सही है वो डटा रहे। हम तो आम आदमी को एड्रेस कर रहे हैं। सर हम ये आप चाहते हैं कि जवाब माहौल नहीं सही हो, देना हम चाह रहे ना इस बात का, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं मैं छोड़ दूं इस वक्त बात को। जब अब आएगा, आप देखें ये आपका देखिए मेरी जागा बात हुआ सुनो। जमीर है आफ्ताब वसीम आफ्ताब साहब, ये आप कौम के देखिए- साथ देखिए, मुखलिस हैं कि मेरी- आप बताना ही नहीं मेरी- चाह रहे कि वो देखिए, कौन मेरी- लोग हैं जिन्होंने एमक्यू में रहते हुए माल बनाया। आप कहते हैं ज़कात फितरा चंदा लेने पे लोगों को लगा दिया, तो जिन्होंने माल बनाया नाम तो बताएं उनके, क्यों बचा रहे हैं लोगों को आप? देखिए मैं पारस में मैं बता रहा हूँ कि जो कुछ भी यहाँ से हुआ है अगर उसका रिफ्लेक्शन आम लोगों के ऊपर आता है तो डेफिनेटली मैं गलत कह रहा हूँ। हमने अगर इस शहर से अरबों रुपए खाल और फितरे के नाम पर जमा किया है, एमक्यूएम के कितने हॉस्पिटल हैं, एमक्यूएम के क्या काम है मुझे बताइए, नहीं है ना। तो ये सब कुछ यहाँ से जब पैसा चला गया, अब उसने वो किसने इस्तेमाल किया उसकी डिटेल मेरे पास नहीं है, बट लेकिन ये जहाँ गया जिसके पास गया वो मुझे पता है। तो उनकी शाखें तो यहीं पर होंगी ना, वहां से तो नहीं, वहां से बैठकर तो वो नहीं वहीं बैठे ना, यहाँ के लोगों ने काम किया। आप देखिए पारस, मैं जिस तरह आप मुझे ये कह रहे हो जो एमक्यूएम के बारे में परसेप्शन है उसमें बहुत सारी चीजें सही और बहुत सारी चीजें गलत भी हैं। तो बताएं उनको। मैं अगर आपके चैनल मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपके चैनल के बारे में मैं ये कहूँ कि आपका चैनल बहुत अच्छा है और आपके इंजीनियर के मुतालिक, आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुतालिक भी बात करूं और आपके एमडी के मुतालिक, तो ये मेरे ख्याल में मैं खुद भी ज्यादती कर रहा हूँ ना, सारे सीक्रेट आपके मुझे नहीं पता होंगे, है ना। तो मैं वो बात करूं जिसका मुझे पता है, जो मैं जानता हूं। लिहाजा एमक्यूएम में बहुत सारी बातें सबको नहीं पता है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब आदमी कसूरवार नहीं है। टाइम थोड़ी सी कम है, मैं जरा जानना चाह रही हूँ, थोड़ी ज्यादा बातें आपसे कर लूँ, आज टाइम कम है। चाइना कटिंग किसने की है एमक्यूएम में, और चाइना कटिंग से आपने कितना माल बनाया, क्योंकि एमक्यूएम तो कह रही है आप तो किंग ऑफ चाइना कटिंग थे। अच्छा, किंग ऑफ चाइना कटिंग तो बहरहाल वो मैं ये सोचता हूँ कि मैं तो 3 साल पहले पार्टी छोड़ दी है। वो तो कहते हैं उन्होंने निकाला इस बेसिस पे आपको पार्टी से, आपने नहीं छोड़ी पार्टी। जी, उस वक्त मैं 3 साल छोड़े हुए हो गया, तो भाई 3 साल में आपने इतने सैकड़ों लोगों को निकाला है कि क्या कभी अमीन मुअत्तली कर देते मुझे कभी पार्टी से बुनियादी मैं आपसे सवाल कर रही हूं, रुकनियत, क्या किसी का नोटिफिकेशन, मेरी बात तो सुन ले, मेरी कंप्लीट तो होने दें, आप प्लीज कर लीजिएगा। आप मुझे सिर्फ एक ये बात कंप्लीट देखिए, आपने 3 साल में बहुत सारे लोगों को निकाला है इस बुनियाद पर, आपने उस वक्त आपने क्यों नहीं नाम लिया? अब 3 साल के बाद अगर मैंने ये फैसला कर लिया तो आपके मिर्चें लगी हुई है। तो बात दरअसल ये कि मैंने कहा ना कि जहां जिस चीज को मैं जिसके लिए ये बात कर रहा हूँ वहां पर बेचारा जो भी कहने वाला बड़ा मजबूर है, ठीक है, तो वो हमें उनकी मजबूरी का एहसास है। आप बार-बार नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन दिखा दो, ऑर्डर दिखा दो मुझे कि एमक्यूएम ने निकाला। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या किसी को जब निकालती है एमक्यूएम तो नोटिफिकेशन देती है? कहा जाता है कि जब कोई नोटिफिकेशन उस वक्त दिया जाता है, उस वक्त निकाला जाता है जब कोई फंस जाता है। आप 2013 उस वक्त जब एमक्यूएम की राब्ता कमेटी को तहलील किया गया था, उस वक्त बहुत सारे लोगों को पार्टी से निकाला गया था, मुअत्तल किया गया था। उस वक्त देखें तो जो किंग था उसको छोड़ दिया, बाकी सबको निकाल दिया। तो बात दरअसल ये है कि मैंने सर आप किंग नहीं हैं, आप किंग नहीं हैं, आपने चाइना कटिंग नहीं की, कि शहर में एमक्यूएम ने चाइना कटिंग की? जो वहां पर बहुत सारे शुरफा हैं, मैं चाहता हूं कि वो इतना सच बोले, फिर उसके बाद अगर यहाँ से सच आना शुरू हो गया तो बड़ा मसला हो जाएगा और हम इस टकराव में जाने नहीं चाहते। अपना काम करने तो काम बहुत है करने के लिए। आप क्यों छुपा रहे हैं? यही तो फिर एक क्वेश्चन मार्क है कि आप क्यों छुपा रहे हैं उन शुरफा का नाम, जब आप कह रहे हैं कि वो सच बोलेंगे वरना इधर से आ जाएगा। ताकि आप ये ना कह सकें कि ये लोग फिर लड़ने के लिए आ गए। हम लड़ने नहीं आए हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। आप अच्छे हैं, लोग आपके पास रह जाएंगे, हम अच्छे हैं, हमारे पास लोग आ जाएंगे, हम बुरे हमारे पास नहीं आएंगे। तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? चलें सर, आखिरी बात, आप किंग नहीं है चाइना कटिंग के, ठीक है, आपने भी मना कर दिया, एमक्यूएम का दावा भी चले गलत हो गया, तो क्या एमक्यूएम ने शहर में चाइना कटिंग की? मैं कह रहा हूँ बहुत सारी बातें बात के लिए छोड़ दें पारस, एक ही इंटरव्यू में सारी चीजें पूछ लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। हम भी चाह रहे हैं कि उनका भी सर्फ देख लें, हमारा भी सर्फ देख लें। अच्छा, ये नहीं कि आप ये पता है, लेकिन ये आप छोटे छोटे प्रोमोज दिखा रहे हैं अभी, फिर पूरी आपने फिल्म अभी रखी हुई है जिसको आप बाद में चलाएंगे। हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, सारी बातें एक साथ आपने नहीं बतानी, ठीक। बल्दिया टाउन में मुस्तफा कमाल अभी तो थोड़ी सी क्या कहते हैं वो फिल्म लोड की और बैटरी की बत्ती गुल हो गई है। चलें ठीक है, एक आखिरी बात ये बता दें कि सानिहा 12 मई आप 5 लोग जो इस वक्त इस बेनाम पार्टी में, चूंकि पार्टी का नाम नहीं रखा ना अभी आपने, आप उस वक्त एमक्यूएम में थे, आप समझते हैं कि उस आने की जिम्मेदार एमक्यूएम है, और क्या ख्याल है कितनी जिम्मेदारी है उस पर एमक्यूएम की?
देखिए मैं कह रहा हूँ कि जितना मैं जानता हूँ उसके अंदर तो यकीनी तौर पर वो बहुत सारी चीज़ें गलत भी हुई होंगी, लेकिन उसमें सिर्फ एमक्यूएम शामिल है, तो ये मैं नहीं कहूँगा कि वो सिर्फ वही शामिल है। एमक्यूएम पर जिम्मेदारी है या नहीं है, हाँ या ना में जवाब देते हैं, बात खत्म हो जाएगी। हाँ, कुछ ना कुछ तो मैंने कहा ना, मैंने कहा कि कुछ ना कुछ जिम्मेदार तो सभी है ना, उसमें एमक्यूएम भी है। तो वो हिदायत कहाँ से आई सब होंगी? दूध के धुले थे, स्वालिहीन की जमात है, सालिहीन की जमात तो नहीं थी ना। ठीक है, बिल्कुल स्वालिहीन की जमात होती नहीं छोड़ता। मैं कहा कि हाँ कुछ ना कुछ जिम्मेदारी सब पर है। उस वक्त सारी इतना बड़ा वाकया हो गया, उस वक्त आप एमक्यूएम में थे, उस वक्त आपका जमीर नहीं जागा, उस वक्त आपने पार्टी को नहीं छोड़ा। खैर ये बता दें हिदायत कहां से आई होंगी? मैंने कहा कि वो काम, मैंने कहा कि आप जिस तरह आपके चैनल को सब कुछ मैं कहूंगा मुझे पता है, नहीं पता होता ना, इसलिए कह रहा हूं एमक्यूएम के बारे में भी आप बहुत कुछ नहीं जानती हैं। ठीक है, एमक्यूएम के बहुत सारे चेहरे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। आप आखिरी सवाल, आप लोगों के आने के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं, बूटों से लेकर नोटों तक की, इस तासुर की नफी कैसे करेंगे आप वसीम आफ्ताब साहब? अच्छा, नोट की मैं पहले बूटों की बात पर बाद में आता हूँ। अच्छा, नोट ये बताइए कि पहले 92 में अगर आपको तारीख पता हो तो नोट तो उस वक्त दिए जा रहे थे जब वजारत दी जा रही थी। हम तो जो आ रहा है उससे इस्तीफा भी दिलवा दे रहे हैं। हाँ। अब जो नोट हम लेकर आ रहे हो, तो अगर हम यूनिट और सेक्टर के लोग ला रहे हो, यहाँ पर बुला रहे हो कि भाई आपको आए ये मिलेगा, तो एक बात है ना। यहाँ पर तो जो एमपी आ रहा है वो कह रहा है मैं इस्तीफा दे दूंगा, और ना हम किसी इलेक्शन में जा रहे हैं। एक बात, ना हम किसी इलेक्शन में जा रहे हैं अभी, ना हम किसी को बुला रहे हैं, तो ये तो नोट वाला चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। जीत नहीं सकते ना, अभी तो आप इलेक्शन में जा ही नहीं सकते। आप समझते हैं कि अभी आप खड़े हो इलेक्शन में तो आप जीत जाएंगे, तो लड़ लेना फिर NE 245 का, फिर आप कहेंगे हम जीत गए तो एस्टैब्लिशमेंट ने जिता दिया। अगर आप जैसी समझदार खातून ये समझती हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ हो, उस जो प्राइमरी में जाता है उसको आप PhD की बुक देके बोले कि आप इस पे थीसिस लिखकर मुझे दिखाओ, ऐसा पॉसिबल है, तो फिर डेफिनेटली भाई हम गलती पर हैं, माफी मांग लेते हैं आपसे, भाई आप हमें तो ऐसे। और अगर नहीं है तो उस प्रोसेस से गुजर कर आएंगे। हम कब कह रहे हैं भाई कि हम इसलिए आएंगे भाई आगे दूसरे दिन आके किला फतह करने नहीं आए हैं, हम लोगों को जोड़ने के लिए आए। इस चीज को समझें प्लीज। अगर हमें किला फतह करना होता लाओ लश्कर के साथ आते। इस शहर की तारीख में जो लोग किला फतह करने आए थे वो लाओ लश्कर के साथ आए थे, वो ट्रकों पर आए थे। बहुत शुक्रिया वसीम आफ्ताब साहब। इंशाल्लाह आगे भी आपसे फिर प्रोग्राम से बात होती रहेगी, क्योंकि आपने कहा ना अभी तो आप थोड़ी थोड़ी बातें लोगों के सामने कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बाकी बातें भी अगले किसी प्रोग्राम में पूछेंगे आपसे। पार्टी शुरू हुई है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सरदार नबील कबूल। लेते हैं ब्रेक, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। अभी हमारे साथ हैं एमक्यूएम के बागी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के रहनुमा वसीम आफ्ताब, जिन्होंने नो कमेंट्स के बजाय हर तल्ख सवाल का जवाब जरूर दिया। और अब कराची की सियासी उतार चढ़ाव, बिलखुसूस जो एमक्यूएम की सियासत है, उस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरदार नबील कबूल। अस्सलाम वालेकुम नबील कबूल साहब, शुक्रिया आपका, आप मौजूद हैं शो में हमारे साथ। नबील कबूल साहब, क्या ख्याल है, ये मुस्तफ़ा कमाल कौन सा खेल खेल रहे हैं, जितने खुलूस जितने इखलास का ये मुजाहरा कर रहे हैं, कि आपको इनके अंदर इतना ही खुलूस नजर आता है या मामला कुछ और है? नहीं, खैर मुस्तफ़ा कमाल का जो टेम्पर है वो तो बड़ा मशहूर है कि बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, लेकिन 3 साल में उनको ये भी ट्रेनिंग दी गई है कि अपने टेम्पर पे, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, और जो कि वो कर रहे हैं, जो कि उनकी आदत और फितरत में नहीं है। लेकिन अब चूंकि उनको जो काम करने के लिए वो आए हैं उसमें तो उनको अपना टेम्पर जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना उसमें और अल्ताफ हुसैन में क्या फ़र्क रह जाएगा। ठीक है, मामला तो कुछ और नहीं है ना, यहाँ पे भी मैं चाह रही हूँ जरा क्लियर आप बात करें तो ज्यादा अच्छा है ना, बजाय कि मुबहम बात करें। मामला तो कुछ और नहीं लग रहा। नहीं, मामला तो देखिए साफ है कि मुस्तफ़ा कमाल आया इसीलिए कि ये जो एमक्यूएम के अंदर बातें शुरू हो गई थी कि जी फारूक सत्तार ग्रुप बना रहा है, बना दिया है उसने, अपने साथ कुछ लोगों को शामिल कर लिया है, और वो प्रीएम्प्ट उन्होंने किया हुआ है कि आने वाले दिनों में अगर अल्ताफ हुसैन साहब पर्दे से हट जाते हैं तो फिर फारूक सत्तार जो है वो लीड करेंगे। तो उसको काउंटर करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल आया है। मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कहूँगा कि लाया गया है, बल्कि आया है वो। ठीक, मैंने सुना आपने कई जगह ये कहा कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब नहीं होते तो फिर फारूक सत्तार इस पार्टी को लीड करेंगे। ये आप पेशेंट को ही कर रहे हैं या कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन है आपके पास? और उनके ग्रुप में कौन कौन से लोग हैं, जरा बता सकते हैं? अल्ताफ हुसैन की जो मौजूदा पार्टी है, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त लीड कर रहे हैं आसिफ जरदारी साहब, इसी तरीके से एमक्यूएम को माइनस जब अल्ताफ हुसैन, देखें इंसान है, ज़िंदगी में मेरा नहीं पता मैं बाहर निकलूं और
जो है अल्लाह को प्यारा हो जाऊं, तो ये इंसान नहीं सोचेगा जी हमारे लीडर के लिए ऐसे क्यों कह रहे हैं। कि अगर वो जब भी खुदा ना खास्ता कुछ अगर उनको होता है तो ऐसे सिचुएशन में जो पार्टी है उसने फारूक सत्तार को तैयार किया है। ठीक है, लेकिन आपकी बातों से ये लग रहा है, ठीक इन्फॉर्मेशन है आपके पास, अच्छा, और आपकी बातों से ये लग रहा है जैसे कि मुस्तफा कमाल को फारूक सत्तार साहब को काउंटर करने के लिए लाया गया है, ये ठीक बात है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल को जो है सपोर्ट कराची के लोगों की बहुत ज़्यादा है। उन लोगों की सपोर्ट है जो पढ़े लिखे लोग हैं, और एक फेस है जो बाय हो रहा है, तो इसलिए आई थिंक कि उसको लाया गया। अच्छा, आपने बता दिया कि फारूक सत्तार साहब जो हैं वो फेस हैं, उनके पीछे लोग हैं, लेकिन असल में फारूक सत्तार साहब के पीछे कौन है और मुस्तफा कमाल के पीछे कौन है, ये बता सकते हैं? फारूक सत्तार के पीछे तो मौजूदा राब्ता कमेटी के 90% लोग हैं। अच्छा। और मुस्तफ़ा कमाल के पीछे जो है वो लोग हैं जो सेक्टर्स चलाते थे, जो यूनिट्स चलाते थे, जो पार्टी को चलाते थे, जो वर्कर्स टाइप जो वर्कर्स है, वो चूंकि मुस्तफ़ा कमाल एक फेस सामने तो उनको रखा गया है, लेकिन जो असल शख्स है, जो खामोश शख्स है, वो है अनीस कायम खानी। अनीस कायम खानी इस वक्त बहुत सारे सेक्टर इंचार्जों के साथ राब्ते में है। जैसे कि कल आपके सामने एक MPA ने जो है रिजाइन किया, वो यूनिट इंचार्ज भी रहा है, इफ्तिखार आलम, और वो सेक्टर इंचार्ज भी रहा है। और इसी तरीके से ताकत है नबील कबूल साहब, फिर आप ये कह रहे हैं कि वो मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी साहब के साथ है MQM की? जी, जो असल ताकत है वर्कर्स की, जो पार्टी चलाते हैं, वो इस पोस्ट अल्ताफ सिनेरियो में जो है वो अनीस कायम खानी के पास चले जाएंगे। और अल्ताफ हुसैन साहब किसके साथ हैं? अल्ताफ हुसैन, मजे की बात, किसी के साथ नहीं है। अल्ताफ हुसैन इस तरह डिप्रेशन में है और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं इस सारे सिचुएशन में, तो वो कहते हैं कि यार मैं नहीं तो कोई नहीं, तो मैं नहीं रहा तो फिर मैं आपकी बात से ये समझूं कि पार्टी में कोई भी अल्ताफ हुसैन साहब से अब मुखलिस नहीं है? नहीं, पार्टी में मुखलिस तो कुछ चंद लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो दिल में नाराज़ भी हैं। और आजकल लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि आजकल ओपनली बातें भी करते हैं, आजकल वो ओपनली बात भी करते हैं कि वो उनके अपनी नाराज़गी को शो भी करते हैं। पहले डरते थे ये लोग, लेकिन आजकल आप यकीन करें, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि ये ओपनली बातें करते हैं अल्ताफ हुसैन के खिलाफ। अच्छा सर, लेकिन बात वो है अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ ही सारी बात हो रही है ना, वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि सिर्फ उन्हीं को टारगेट करने का मकसद क्या है? देखिए नबील कबूल साहब, आप भी कुछ ही अरसा MQM में रहे, लेकिन आपको तो दूसरे लोगों की भी MQM में जो है उनकी खराबियां नजर आ गई। ये 20-20 साल का अरसा इन्होंने पार्टी के अंदर गुजार दिया, बल्कि उससे भी जायद का, लेकिन इन्हें खराबी सिर्फ अल्ताफ हुसैन साहब में नजर आ रही है। बाकी ओहदेदारान, जिम्मेदारान क्लियर है, उनको क्लीन चिट दी जा रही है। देखिए, बाकी ओहदेदार जितने भी वो पपेट हैं। ये जो कहते हैं ना राब्ता कमेटी ने फैसला किया और अल्ताफ हुसैन ने तौसीक किया, इसको आप उल्टा लें कि अल्ताफ हुसैन फैसला करते हैं और राब्ता कमेटी जो है वो स्टैंप लगा के दे देती है प्रेस रिलीज के सूरत में या प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में। एक ही वन मैन शो है, एक ही शख्स पार्टी को शुरू से चला रहा है, वही फैसला करता है, वो किसी से कुछ पूछता ही नहीं है, और वो फैसला करके जो है वो कह देते हैं ये आप काम करें। और जिस तरीके से वो राब्ता कमेटी के साथ आपको पता है कि 2013-19 मई को जिस तरह इन सबको पीटा गया, मुस्तफ़ा कमाल को भी, अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार को, तो ठीक आप पता नहीं, लेकिन जो मैंने सुना है कि वही थे, वो पीछे से निकल गए। फारूक सत्तार के साथ क्या किया है? फारूक सत्तार को कमरे में बंद करके मारा है। पिटने के बाद कौन बताता है? वो यही कहते हैं हम थे नहीं, कौन बताएगा मैं पीछे से निकल गया? ऐसी बातें तो कोई भी नहीं बताता ना नबील कबूल साहब। लेकिन ये बताएं कि इन्होंने अभी तक अपनी पार्टी का नाम या झंडा क्यों नहीं बनाया है? आज भी कहा गया कि हम नाम रख लेंगे, तो क्या ख्याल है कि इन दोनों चीजों के हवाले से इन्होंने सोचा ही नहीं है, कोई वर्क ही नहीं था, या फिर ये प्लान का हिस्सा ही नहीं है? देखिए, प्लान का हिस्सा इनका ये था कि इनको ये इन्फॉर्मेशन थी, आई डोंट नो किसने दी थी, बट ये इन्फॉर्मेशन थी कि अल्ताफ हुसैन जो है वो बहुत सख्त अलील है और वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो बात कर सके। इनके पास ये इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए ये इंतज़ार में थे कि अगर कोई जब खबर आती है तो फिर ये हो सकता है कि इसी MQM को लीड करे। ये इनका प्लान A प्लान B था, टेक ओवर का इनका प्लान A था, और जब टेक ओवर नहीं हो सके तो प्लान B ये था कि ये फिर अपनी पार्टी बनाएंगे। अच्छा, पार्टी तो उन्होंने पहले दिन ही बना ली, लेकिन नाम नहीं रखा, तो प्लान A तो आपके मुताबिक फिर इनका फेल हो गया ना, चूंकि अल्ताफ हुसैन साहब तो सेहतमंद हैं, उनकी खबरें आ रही हैं माशाल्लाह से। ये तो
प्लान इनका फिर फ्लॉप हो गया। जी, अब प्लान बी इन्होंने जो उस पर काम कर रहे हैं, और प्लान बी यही है कि जो एमक्यूएम के लोग नाराज हैं उनको अपनी तरफ लाया जाए। बिल्कुल ठीक। आप देखें इसमें डेंट तो पड़ा है अल्ताफ हुसैन की पार्टी को। अब एमएनए एमपी अजीजाबाद के दोनों ने रिजाइन किए, ठीक तो है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि 9-0 का एमएनए एमपी दोनों रिजाइन करे। मैं एमएनए था, मैंने रिजाइन किया, और इफ्तिखार आलम एमपी था, उससे रिजाइन किया। ठीक है सर, लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना कि जब रिजाइन दे दिया जाता है तो उसके बाद जीरो हो जाते हैं ना, आपके अलावा। आपकी बात हम नहीं कर रहे, और एमक्यूएम भी ये कह रही है कि अगर कोई एमपी एमएनए कोई भी अगर एमक्यूएम से कटता है तो वो जीरो ही है। लेकिन ये बताइए नबील कबूल साहब कि पीपल्स पार्टी का ख्याल ये कि मुस्तफ़ा कमाल अकेले नहीं है, जो भी इनके पीछे हैं वो जल्दी सामने आ जाएंगे। एमक्यूएम भी कह रही है कि एमक्यूएम को खत्म करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती में खेल खेला जा रहा है। क्या आप भी यही समझते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल कराची की सियासत में बिसात में किसी की चाल हैं? नहीं, देखे, मैं एस्टेब्लिशमेंट को इसमें मैं नहीं चाहता हूँ कि इन्वॉल्वमेंट उनकी। मैंने तो एस्टेब्लिशमेंट का नाम ही नहीं लिया सर। मुझे आपने कहा ना कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट को ओपनली बात करें ना, ठीक है, ओपनली बात करें। और मैं मतलब हम उसको इशारों में फारूक सत्तार ने जिस तरह इशारे में थ्रेट किया, तो मैं ओपनली बात करता हूँ। लोग कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है मुस्तफ़ा का। मुझे देखें, अगर एस्टेब्लिशमेंट लाती तो वो फर्क साफ नजर आता, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जाहिर है वो अल्ताफ हुसैन से भी खुश नहीं है। देखिए, अल्ताफ हुसैन को से जब आप खुश नहीं हैं, और अल्ताफ, देखिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो चाहते हुए ना चाहते हुए मुस्तफ़ा कमाल जो है वो उनका दोस्त आप उनको समझ सकते हैं। ठीक है। अच्छा नबील कबूल साहब, आपने कहा मैं वेट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, और मैंने मुस्तफ़ा कमाल के घर की तरफ ना दूरबीन लगाई हुई है, आते जाते लोगों को देख रहा हूँ, और ये घर छोटा भी पड़ सकता है। तो सर, उस दूरबीन में से क्या नजर आ रहा है? कौन कौन आते जाते आपको नजर आ रहा है? और एक बात बताएं, जो ये हर जब भी बात करते हैं मीडिया से कहते हैं लंबी लंबी लाइनें हमारे घर के बाहर लगी हुई हैं, वो लंबी लंबी लाइनें भी आप देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने दूरबीन बड़ा स्पेशल, मैं जब शिकार पे जाता था वो दूरबीन इस्तेमाल करता था, जो 3 किलोमीटर तक देखता है, वो दूरबीन मैंने लगाई हुई है, और मैं देखता रहता हूँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मुझे सबका पता है। रात के 3-3 बजे लोग बहुत जाते हैं, और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बुर्का पहनकर अंदर जाते हैं। अच्छा। मैं समझता हूँ कि ना वो नाम लेंगे ना मैं नाम लूंगा, क्योंकि जिस तरह जैसे ही आपने नाम लिया तो उनकी जान को खतरा है। अच्छा। तो बेहतर ये है कि नाम नहीं लिया। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊं कि राब्ता कमेटी के भी चंद मेंबर जो है आने वाले कुछ दिनों में। सर, ये जो बुरखे की बात आपने कर दी है, तो इससे क्या ये समझे कि अभी भी फिर खौफ की फजा है? ये तो कह रहे हैं कि खौफ की फजा को तोड़ दिया। हाँ, खौफ की फजा 50% तो इन्होंने तोड़ा है, नो डाउट अबाउट इट, 50%, लेकिन है अभी तक। देखें, इनके लोग अपने इलाके में रहते हैं, इनकी फैमिली यहाँ रहती है, पहले इनको अपनी फैमिली को शिफ्ट करना पड़ता है। ये सारी अरेंजमेंट जो है ना हर कोई कर नहीं सकता है, तो वो सारी अरेंजमेंट मुस्तफा कमाल ये ज्यादती नहीं है कि आप देख रहे हैं दूरबीन से सब कुछ और आप कुछ बता नहीं रहे, और आप कह रहे हैं कि मुझे सब पता है, तो फिर ये क्यों ना समझा जाए कि आप भी दूसरों की तरह नबील कबूल साहब तुक्के लगा रहे हैं? फिर कोई आ जाएगा तो आप कहेंगे मुझे तो पहले ही पता था इस तरह। मैंने तो आप लोगों को मीडिया को पहले ही बता दिया था कि जब सिर्फ अनीस कायम खानी शामिल हुए थे तो मैंने कहा कि हम्मा सिद्दीकी शामिल नहीं होगा, लेकिन एक सिद्दीकी जरूर शामिल होगा। मैंने ही आप लोगों को बताया था कि का पूरा नाम बता दें नबील कबूल साहब। एमक्यूएम में जितने सिद्दीकी हैं आपने सबको मशकूक कर दिया है सर। क्यों मरवाना चाहते हैं? क्यों गरीबों को मशकूक कर दिया ना आपने एमक्यूएम में मौजूद तमाम सिद्दीकियों को। ये बेचारे इतने मजलूम है, इतने मासूम है, आप यकीन करें इन्होंने 30 बरस तक गालियां खा कर जो है ना, ये बेचारे ज़हनी मरीज बन गए हैं। ठीक है। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं, नबील कबूल साहब, वो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो एमक्यूएम के अलावा किसी और को डेंट दे सकते हैं, या एमक्यूएम के अलावा कोई और बड़ा लीडर आ सकता है जैसे नबील कबूल? देखिए, मुस्तफ़ा कमाल मैं समझता हूँ कि एक गलती कर रहा है। मुस्तफ़ा कमाल ये गलती कर रहा है कि वो एमक्यूएम पार्ट 2 बना रहा है। अच्छा। जिस तरह आपने देखा इंडियन फिल्मों में शोले 1975 में बना, फिर एक और शोले बनाई गई 2010 में, तो इसी तरीके से जो है ना वो इन्वेंट कर रहे हैं एक नई एमक्यूएम को। तो उसमें वही लोग जाएंगे जो महाजिर तबके से हैं, उसको महाजिरों की बात कर रहे हैं। सर, वो तो हमेशा कहते हैं पाकिस्तान के लोग जाएंगे, कि पूरे पाकिस्तान की बात करें, आप कह रहे हैं हाँ, नहीं, लेकिन नहीं, वो एमक्यूएम पार्ट 2 बना रहे हैं। ये बिल्कुल, मैं आप मुझे बताएं
कि मुस्तफ़ा कमाल के पास माइनस मतलब एमक्यूएम के अलावा और कौन से लोग, मतलब सारे एमक्यूएम के ही लोग जा रहे हैं ना उनके पास। तो अगर वो पाकिस्तान की पार्टी बनाते तो और दूसरे लोग जाते। ठीक है, बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। सदा नबील कबूल साहब से कराची की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर बात कर रहे थे। प्रोग्राम बिल्कुल खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया है। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।